हमारा नायक सेयोंग एक प्रतिभाशाली कंपोजर है। काम में व्यस्तता के चलते उसने परिवार को नजरअंदाज किया, बस हर महीने पिता और बहन को पैसे भेजता रहा। करियर के चरम पर ही सेयोंग पर मुसीबत आ पड़ी। अहंकारी प्रकृति के कारण वह एक स्कैंडल में फंस गया, जिससे दर्शकों ने उसे बहिष्कृत किया और कंपनियों को उसके अनुबंध समाप्त करने पड़े। पिता के बीमार होने पर सेयोंग को एहसास हुआ कि उसने गलत रास्ता चुना था। दिल का दौरा पड़ने से वह बेहोश हो गया। उसे लगा जीवन खत्म, पर चमत्कार हुआ। वह वापस अतीत में आया जब प्रसिद्ध नहीं था। क्या वह परिवार करियर में संतुलन पाएगा या पुरानी गलतियां दोहराएगा? कहानी देखें। कमरे में तनाव था। सुख घुटनों के बल सेयोंग से विनती कर रहा था, कृपा मुझे एक मौका दें। सेयोंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने मना किया था। सुख, मेरे गाने यूं ही नहीं बनते। प्रेरणा सही समय पर आनी चाहिए। मैनसुख फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे मनाने की कोशिश करता रहा। ये मैंने घर, कार बेची, बैंक और सूदखोरों से भी उधार लिया। हमने इस एल्बम में सब लगाया है। अगर गाना नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनसुख के गालों पर आंसू बहने लगे। सेयोंग का फैसला अडिग रहा। तो फिर अपने निर्माता से मिलो, उसने कहा। एक निर्दयी मुस्कान चेहरे पर फैल गई। कुछ ही दिनों बाद खबर ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। ताज़ा खबर, सीएनएस एंटरटेनमेंट के सीईओ मैन सुख घर में मृत मिले। दिवंगत सीईओ मैन सुख की वसीयत और संदेश से पता चला कि कंपोजर ए की गलती थी। खबर फैलते ही नेटिजन्स ने सोचा, कंपोजर ए सेयोंग ही होगा। वह बहुत बुरा है। सुना है वह दूसरों को दबाने के लिए मशहूर है और उसके प्रेम संबंध भी विवादित हैं। इस घटना के बाद से सेयोंग बेचैन हो गया है। चीजें ऐसे कैसे हो गईं? सभी ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बहिष्कार की मांग की। सेयोंग ने उस समय की अपनी अहंकारिता पर विचार किया। मुझे उसे गाना दे देना चाहिए था। अब तो बेबुनियाद अफवाहें भी हैं। एक पोस्ट में सेयोंग पर स्कूल हिंसा का आरोप लगाया गया है। देखा, मुझे पता था वह गुंडा लगता है। उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया? सब उसे हत्यारा कहते। मुसीबतें अकेली नहीं आती। सेयोंग अस्पताल भागा। बहन को देखते ही उसने कहा, हूनी। लड़की ने रोते हुए भाई की ओर देखा। सेयोंग ने पूछा, कोई और रास्ता नहीं? क्या कह रही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लड़की हकलाते हुए बोली, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन उनके पिता, जो अस्पताल के बिस्तर के पास बैठे थे, अपने हाथों से इशारे करके अपने बच्चों से संवाद करने लगे। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या आप ठीक हैं पिताजी? सेयोंग ने अपने पिता को आश्वस्त करने के लिए अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। कैंसर फैल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उस घटना के बाद सब कुछ बिखर गया था। हूनी बाहर खड़ी, दुखी अपने भाई को देख रही थी। पिता को चिंता से बचाने के लिए सेयोंग और हूनी बाहर जाकर बात करने लगे। इस हंगामे के बाद वह अपनी बहन से बोला कि तुम चिंता मत करो। वह एक नए नाम से कंपोजिंग जारी रख सकता है। चाहे कार दुर्घटना हो, निजी स्कैंडल हो या ड्रग्स का उपयोग हो, बस कुछ महीने शांत रहो और जनता भूल जाएगी। हूनी ने पूछा, क्या तुम छोड़ नहीं सकते? इसे आराम समझो। पिताजी बीमार हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। सेयोंग ने जवाब दिया, नहीं। मैंने इस अद्भुत और अद्वितीय प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया है और अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग दिया है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मैं अपने पिताजी की देखभाल अवश्य कर सकता हूँ। सयाम पर मुसीबत आ पड़ी। नकारात्मक अफवाहों के कारण कंपनी को उसका अनुबंध समाप्त करना पड़ा। सयाम हैरान था। वह उछल पड़ा, कार्यकारी को अपनी प्रतिभा याद दिलाई। निर्देशक, मैं सयाम हूँ, वही संगीतकार सयाम जिसके साथ मैनसू खुद काम करना चाहते थे, जिसने 8 हफ्तों तक बिलबोर्ड चार्ट में शीर्ष पर रहने वाला हिट बनाया। यह मैं हूँ, निर्देशक। तुम मुझे एक नकली स्टेज नाम के कारण कैसे छोड़ सकते हो? निर्देशक ने सयाम को वजह समझाई। क्योंकि सयाम, सार्वजनिक व्यक्ति के लिए घोटाले को संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद घोटाला। तुम तो उसे भी सही से नहीं संभाल पाए, जिससे हालात और बिगड़ गए। तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो, इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। सयाम का चेहरा उतर गया। उस दिन से मुझे इतनी घुटन होती है कि मैं खड़ा नहीं रह पाता। अस्पताल के बाहर सयाम ने हनाय से पूछा, क्या अभी सर्जरी नहीं हो सकती? उसकी बहन ने रोते हुए कहा, नहीं,
पापा का लीवर फंक्शन बहुत कम है। कैंसर उनके लीवर में फैल गया है। पहले से तैयार रहना ही बेहतर है। हनाई को असहनीय पीड़ा हुई और वह सिसकने लगी। अरे पापा मर गए, हम कैसे जिएंगे? बहन के शब्द सुन सयाम ने गुस्से में पूछा, तुम क्या कह रही हो? तब हनाई ने अपनी भावनाएं निकाली। मैं बिना वजह नहीं कह रही। तुमने महीनों में एक बार भी घर का दौरा किया। मैं तुम्हें तभी देखती हूँ जब हालात खराब होते हैं। तुम्हें पता नहीं घर में क्या चल रहा। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ पैसे भेजना ही काफी है? हनाई ने अपने भयानक भाई की ओर देखते हुए कहा, तुम अपने की का खामियाजा भुगत रहे हो। सयाम चुपचाप खड़ा रहा। हनाई के शब्दों पर विचार करता रहा। सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया? एक उदास दिन सयाम घास पर बैठा दूर देख रहा था। उसके पास एक डिब्बा था जिसमें उसका सारा संगीत आपके लिए लाया हूँ। तुम उस बेटे का संगीत क्यों सुनते रहते हो? एक बेटे के गीत जो कभी घर नहीं आया, उनमें ऐसा क्या है कि आप इतने उत्सुक हैं? सयाम का चेहरा जीवनहीन था। पापा, हम कैसे आगे बढ़ें? मैंने सफलता का पीछा किया, परिवार को भूला, अब मेहनत से बना करियर ढह गया। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, हनाई सही थी। यह मेरी गलती है। अगर मैं आपकी परवाह करता तो आपको यह सब सहना न पड़ता। अचानक सयाम के चारों ओर अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और वह निर्देशक भी। अगर मैंने उसे गाना दिया होता या शांत रहता। उसने दर्द से अपना सीना पकड़ा। ये फिर से हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। पसीना चेहरे से बह रहा था। सयाम ने कुछ पकड़ने को हाथ बढ़ाया। बहन हनाई की मुस्कुराती छवि दिमाग में चमक उठी। क्या यह मेरा कर्म है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अगर मौका मिलता तो वह अलग जीना चाहता। दर्द से सयाम घास पर गिर पड़ा। मौत के करीब उसने पिता के लिए गाना लिखने की इच्छा जताई। सयाम की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एक पल बाद उसने आंखें खोली, जैसे सपना हो। सयाम बैठ गया और घर की ओर देखा। ये है 21 की उम्र में सेना से छुट्टी के बाद सयाम ने न तो पढ़ाई पूरी की थी और न ही नौकरी मिली थी। वह एक छोटे जर्जर घर में रहता था, जहां सयाम का परिवार पिता की मामूली तनख्वाह पर निर्भर था, जब तक वह एक अच्छे गाने से पैसे कमा सके। बिजली, पानी और अन्य बिल हमेशा जमा रहते थे। सयाम की बचत सिर्फ 1.5 मिलियन वोन थी, छुट्टी भत्ते और छोटे मोटे कामों से। सपना वास्तविक था। क्या सयाम अतीत में लौट आया था? उसे समझ नहीं आया, पर बहन की आवाज सुनी। उसी पल पिता और बहन घर लौटे। उसने सोचा, यह उन्हें उठाने का अच्छा मौका होगा। सयाम ने पिता और बहन को देखा। उसने निश्चय किया था कि वह अपने पिता और हनाई को इस नरक से बाहर निकालेगा। रास्ता आसान था, पुराना खरीदना। उपकरण, वह जिस स्तर के उपकरण का आदि था उससे कम था, पर काम के लिए पर्याप्त था। उसने स्वयं अध्ययन किया और एक हिट गाना बनाया। जो कहते थे सेयोंग एक हिट वंडर है, उनके विपरीत उसके पिछले जीवन के हर गाने ने सफलता पाई। रहस्य था उसकी पैसा कमाने वाली कला, मतलब लाभदायक संगीत बनाने की उसकी क्षमता। अब मुफ्त ध्वनि स्रोतों तक सीमित वह अपने पुराने गाने इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर इससे फर्क नहीं पड़ा। उसकी प्रतिभा थी। सेयोंग ने पिछले जीवन की क्षमताओं पर संगीत रचना शुरू की। समाप्त कर उसने अपना ट्रैक जमा किया। अंततः जैसे ही सुबह हुई, उसने सोचा कि कब कोई उससे संपर्क करेगा। एलएनएस एंटरटेनमेंट में सभी काम शुरू कर रहे थे। वे काम कर रहे थे, तभी कोई चिल्लाया, ये कौन है? इंगू ने देखा और डन के पास गया। क्या तुम फिर कॉमिक्स पढ़ रहे हो? डन ने समझाया, नहीं, ऐसा नहीं। एक अजीब ईमेल आया है। ये सेयोंग का गाना है। इंगू नाराज हो गया। कितना गैर पेशेवर। मैंने कई संगीतकारों से मुलाकात की है जिनकी बुरी शख्सियतें हैं, पर यह बहुत ज्यादा है। लगता है कोई नौसिखिया है। इसे छोड़ दो। ऐसे अशिष्ट लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए, जो बिल्कुल भी तमीज नहीं रखते। अचानक डन चिल्लाया, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इंगू ने सुना। उसने नौसिखिया दर का जिक्र किया। वह उद्योग को समझता है। गाने की गुणवत्ता पेशेवर है। इंगू ने ध्यान से सुना। लेकिन इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर है। यह छुपा उस्ताद है या नौसिखिया होने का नाटक करने वाला पेशेवर, पहचान छिपाने का जो भी कारण हो। सुनने के बाद इंगू ने डन से कंपोजर की संपर्क जानकारी मांगी। इंगू तीनों गाने खरीदना चाहता था, कीमत चाहे कुछ भी हो। सेयोंग घर पर था जब उसे एलएनएस एंटरटेनमेंट से कॉल आया। ये इंगू है, एलएनएस एंटरटेनमेंट में A&R टीम का लीडर। आपका गाना अच्छा है तो पहले मिलते हैं, लेकिन सेयोंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। पहले एक्सक्लूसिव म्यूजिक राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट भेजें।
इंगू हैरान रह गया। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पहले भुगतान ट्रांसफर करना बेहतर होगा। इंगू नाराज था। ईमेल से सेयोंग मुश्किल लग रहा था, पर उसने सेयोंग की बात मान ली। उस स्थिति में विवरण के लिए ईमेल देखें। बात पूरी करता कॉल कर गई। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। इंगू ने पढ़ा तो आंखें खुली रह गईं। सेयोंग ने तुरंत अपना अकाउंट नंबर, बैंक और अकाउंट होल्डर का नाम भेज दिया था। इंगू को लगा यह आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद सेयोंग के फोन पर सफल ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया। पैसे मिलते ही सेयोंग ने रॉयल्टी से बिल चुकाए और पूरी कहानी अपने पिता व हाना को समझाई। फिर परिवार के लिए दावत खरीदी। फ्राइड चिकन, मसालेदार चावल के केक और बर्गर देखकर हाना की आंखें चमक उठीं, जो वो चाहती थी। क्या खास मौका है अप्पा? आज तो खुशी का दिन है। सेयोंग ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। लेकिन हाना और उसके पिता खुश नहीं दिख रहे थे। फिर से खतरनाक काम? वे नहीं चाहते थे कि वह अपनी सुरक्षा खतरे में डाले। सेयोंग ने समझाया कि यह खतरनाक काम नहीं। मुझे अचानक पता चला मुझ में कमाल की प्रतिभा है। उसने डेमो चलाया। हाना हैरान रह गई। तुमने इसे खुद कंपोज किया और एक बड़ी मनोरंजन कंपनी को बेच दिया। उसने मुड़कर उसकी खूब तारीफ की। मेरा भाई रातों रात संगीत का जीनियस बन गया। यह अद्भुत है, पर परेशान करने वाला। सेयोंग खुश है या नहीं तय नहीं था। संक्षेप में, सेयोंग में पैसे कमाने की प्रतिभा खोज ली थी और वह इससे बहुत संतुष्ट था। पिछली सारी बुरी बातें भूल जाओ, अब खुशियां मनाने का समय है। सेयोंग ने अपने पिता से कहा कि वे फैक्ट्री में काम करना बंद कर लें और हाना को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सेयोंग की बातें हाना के दिल को छू गईं। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सेयोंग का मूल सिद्धांत था। सेयोंग ने सोचा कि उसे मिले हुए पैसे से अपने उपकरण अपग्रेड करने चाहिए। उसे अपने पैसे को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्द ही वह कंपनी एक विशेष अनुबंध देगी। वह मना नहीं कर पाएगा। तभी एक अजनबी का फोन आया। सेयोंग को लगा यह एंटरटेनमेंट कंपनी से है, तो उसने खुशी से फोन उठाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपने फोन पर क्या देखा जिससे वह इतना हैरान हुआ। LNS एंटरटेनमेंट में एक कर्मचारी ने सेयोंग के मामले पर बात की। एक अननोन कंपोजर फ्री स्टैंड स्रोतों से उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक बना रहा है, 30 सेकंड के डेमो भेज रहा है और 3 मिलियन वॉन मांग रहा है। प्रबंधन विभाग के प्रमुख हुवुन बोले, वह साधारण नहीं है। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। मुझे ऐसे सौदे के बारे में लंबे समय से अच्छा महसूस नहीं हुआ है। वह सक्षम है, अगर पेशेवर नहीं। हुवुन ने सेयोंग को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। सेयोंग ने कॉल अस्वीकार कर दी। हुवुन गुस्से में था। उसने मना करने की हिम्मत कैसे की? उसे संपर्क न होने पर हुवुन ने एक टेक्स्ट संदेश भेजा, एक लाभकारी प्रस्ताव के लिए। सेयोंग को काम ठीक लगा, पर वह उदास दिख रहा था। नहीं पता क्या हुआ। कुछ देर बाद हुवुन को जवाब मिला। वह सेयोंग का संदेश नहीं समझा। हुवुन ने अपना फोन दिखाया, पूछा, क्या यह किसान है? सेयोंग का संदेश था, किसी ने मेरी मूली चुरा ली। मैं उदास हूं। बाद में कॉल करें। सेयोंग ने हेडसेट रख दिया। उसकी स्क्रीन पर एक गेम दिख रहा था और किसी ने सारी मूली ले ली थी जो उसने रात भर मेहनत से उगाई थी। हुवुन सेयोंग से मिली जानकारी बता रहा था, जिसका स्टेज नाम HS है। हुवुन ने सोचा कि शायद सेयोंग उसे नहीं जानता या उसने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। उसने दोबारा कॉल करने का फैसला किया। सेयोंग ने कहा, हेलो। हुवुन ने मूली चोरी पर संवेदना जताई। हुवुन विनम्र था, पर सेयोंग के जवाबों से परेशान। उसने सहानुभूति दी, पर सेयोंग बोला, वह ठीक। सेयोंग ने कहा, मैं दिमाग साफ करने द्वीप पर मछली पकड़ने गया था। क्या हाल है? हुवुन ने कहा, मैं आपको एक विशिष्ट अनुबंध देना चाहता हूँ। फोन पर बात करने के बजाय मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करना चाहूंगा। आप सियोल कब आएंगे? सेयोंग ने कहा, मैं सियोल में हूं। हुवुन भ्रमित हो गया। आप सियोल में मछली नहीं पकड़ सकते। सेयोंग ने कहा, समय बर्बाद न करें, कल मिलते हैं। शाम 5 बजे कैफे में कैसा रहेगा? महिला कर्मचारी ने सुना। हुवुन ने सोचा, अजीब अकेला आदमी जो सब्जियां उगाता है और हान नदी में मछली पकड़ता है। शायद लंबे बालों वाला, गाड़ी वाला आदमी। हुवुन कैफे में था। कोई आया और पूछा, माफ कीजिए, क्या आप LNS से हैं? हुवुन सेयोंग को देख चौंक गया। सेयोंग हुवुन की कल्पना से अलग था, जिससे वह हैरान और परेशान हो गया। हुवुन ने बातचीत शुरू की। जैसा बताया, मैं आपको LNS एंटरटेनमेंट का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूं। इसे देखें। अगर आप संतुष्ट नहीं तो बताएं। सेयोंग ने अनुबंध देखा। हुवुन को लगा सेयोंग उसकी कल्पना से भी छोटा है। बस थोड़ी चापलूसी काम कर जाएगी।
सियोंग ने अनुबंध देखा और कहा, उद्योग के औसत से बेहतर है, पर कई प्रतिकूल शर्तें हैं। हुहुन हैरान था। प्राकृतिक आपदा न हो तो अनुबंध रद्द नहीं होगा। आप वैसे भी रद्द नहीं करेंगे, है ना? हुहुन ने जल्दी समझाया। सेयोंग ने कहा, काम की अवधि सहमति के बाद तय होगी। अगर मैं सहमत नहीं तो वे कानूनी टीम से दबाव डालेंगे। अनुबंध बहुत लंबा है, लाभ साझाकरण भी उचित नहीं। इसमें ईमानदारी की कमी है। सेयोंग असहमत था। भले ही यह एक नए के लिए अच्छा सौदा था, पर सेयोंग इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपनी क्षमतानुसार व्यवहार चाहता हूं, न कि अनुभव से। सेयोंग जाने लगा, पर कंपनी को एक मौका दिया। कल तक नया अनुबंध बनाओ। हुहुन को गुस्सा आया, पर वह बस मान गया। अगले दिन हुहुन फिर सेयोंग से मिला, पर उसका रवैया अलग था। सेयोंग ने संशोधित अनुबंध देखा। उसने कहा, आपने मेरे बताए बिंदुओं को संशोधित किया, पर ईमानदारी की कमी है। हुहुन का चेहरा सख्त हो गया। सेयोंग ने कहा, एलएनएस जैसी कंपनी को मुझ जैसे नए रचनाकार की जरूरत नहीं, और मुझे भी एलएनएस को चुनने की आवश्यकता नहीं। मानो हमने कोशिश की, पर काम न बना। सेयोंग उठने लगा, पर हुहुन ने हाथ पकड़ा। हुहुन ने उसे रोकने की कोशिश की। बस अपनी शर्तें बताओ, सेयोंग बोला। हुहुन ने सांस रोकी। सेयोंग ने मुड़कर पूछा, क्या यह संभव होगा? उसने अपने लिए 5 शर्तें मांगी। हुहुन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने शर्तों की समीक्षा की। सेयोंग ने पूछा, क्या कोई समस्या है? हुहुन ने सोचा, यह आदमी वाकई पेशेवर है। मांगे थोड़ी अधिक थीं, लेकिन उचित थीं। उसने दोबारा जांच की। धारा नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको यकीन है कि यह सेयोंग ने पानी पीते हुए कहा, 1 साल में मेरी कीमत काफी बढ़ जाएगी। हम फिर से बात करेंगे। हुहुन ने उसकी बात मान ली और उन्होंने अगले साल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन सेयोंग ने एलएनएस एंटरटेनमेंट मुख्यालय में काम शुरू किया। उसे एक निजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिला। आज वह अपनी कर्मचारी आईडी और व्यवसाय कार्ड लेने आया था। सेयोंग ने कंपनी का दौरा किया। कार्यालय सुंदर और साफ था, और इसमें एक छत भी थी। हुहुन ने सेयोंग को कंपनी के कैफेटेरिया का दौरा कराया, लेकिन सेयोंग को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखना था। हुहुन चिढ़ गया। हुहुन सेयोंग को स्टूडियो ले गया। अंदर जाते ही चिल्लाहट सुनी। हुहुन को पता नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसने कंपनी के नए रचनाकार सेयोंग को मिलवाया। इतना लंबा समय बीत गया था कि वह छू गीहिए को ठीक से पहचान नहीं पाया। पिछले जीवन में करीबी न होने के बावजूद सेयोंग को वह प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति याद था। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर सेयोंग ने रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर देखा। उसे लगा कि उसने उसे पहले देखा है। सेयोंग कंपनी का दौरा कर रहा था। एक लड़की उसके पीछे आई और पूछा कि क्या वह कर्मचारी है या प्रशिक्षु। सेयोंग ने मुड़कर कहा, कर्मचारी। लाल बालों वाली लड़की ने ताना मारा। क्या? इतने युवा? सोचा प्रशिक्षु हो। निकले कर्मचारी। जुबान संभालो। जानते हो मैं कौन हूं? उसने अहंकार से कहा। यह लड़की सेयोंग के पिछले जीवन से परिचित थी। उसने यहां उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। सेयोंग ने बस उत्तर दिया, हाँ। लड़की नाराज और कोई अभिवादन नहीं। हाँ। उसे परेशान और शोरगुल करने वाला पाकर सेयोंग ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। उसने बस कहा, मैं व्यस्त हूं, इसके लिए समय नहीं है। लाल बालों वाली लड़की गुस्से में आ गई। सेयोंग चला गया और वह और भी जोर से चिल्लाई। उस लड़की का नाम जी यून है, 23 साल की, पूर्व आइडल सदस्य। उसका समूह 1 साल बाद टूट गया, पर वह बाद में सफल एकल गायिका बनी। हालांकि उसकी चमक दमक ज्यादा दिनों तक नहीं रही। सेयोंग ने जी यून की रिकॉर्डिंग देखने का अनुरोध किया। गीहिए मान गए। जी यून चिंतित थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। गीहिए ने उसे फिर से करने को कहा। गीहिए उसे डांटते रहे, जबकि सेयोंग और हुहुन देख रहे थे। सेयोंग ने कहा, गीहिए संगीत में सख्त लगते हैं। हुहुन ने जवाब दिया, वह ऐसे नहीं होते। उन्होंने जी यून का पिछला एल्बम भी बनाया था, पर नतीजे अच्छे नहीं थे। अगर नतीजे अच्छे नहीं हुए तो करियर पर असर पड़ेगा, इसलिए गीहिए तनाव में है। सेयोंग को लगा कि यह काम नहीं करेगा। गाना गायक के अनुकूल होना चाहिए, न कि गायक को गाने के अनुरूप। अचानक सेयोंग ने कहा, मुख्य, मुझे संभालने दे, मैं जी यून के लिए संगीत प्रोड्यूस करूंगा। गीहिए चौंक गए। सेयोंग को जी यून के एकल उत्पादन को सौंपना। हुहुन ने जवाब दिया, हाँ। क्या आप उसका एल्बम मैनेज करते करते थक नहीं गए?
साइन बेहतर फिट हो सकता है, बदलाव करते हैं। साइन ने कहा, कोई दबाव नहीं। चीते चिढ़ी, क्या यह संभव है? हुहुन ने असहज मुस्कान दी। रिलीज डेट बढ़ सकती है पर असंभव नहीं। चीते ने सोचा, वह नया है, चुनौती चाहिए, कौन जाने यह उसका मौका हो। सफल हुआ तो कुछ अधिकारियों का ध्यान खींचेगा। चीते को सोच में देख हुहुन ने पूछा, कोई और तरीका नहीं? आप रिपोर्ट करेंगे, है ना? चीते चौंक गई, बोली, हाँ। अचानक से दरवाजा खुला। चीनी अंदर आई। चीते ने कहा, सुना है ना, आपका एल्बम प्रोड्यूसर बदल रहा है। याद है कल रिकॉर्डिंग बूथ वाला लड़का? वह नया कंपोजर है पर प्रतिभाशाली है, चिंता मत करो। चीनी हैरान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीते ने पूछा, क्या कुछ है? चीनी ने कहा, कुछ नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। वह चली गई, चीते और हुहुन को उलझन में छोड़कर। चीनी अब मशहूर नहीं, पुरानी चीनी कहाँ, ये सुर्खियां उसका पीछा कर रही थीं। 9 साल से मनोरंजन उद्योग में थी, मशहूर गायिका, पर 3 सालों में लोकप्रियता गिर गई। उसने मैनेजर को डांटा, मुझे वापसी एल्बम के लिए ऐसे के साथ काम क्यों करना है? नए कंपोजर से काम करवाना ऐसा था जैसे अब उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। अगर एल्बम असफल हुआ तो उसका करियर और पुरस्कार गुमनामी में खो जाएंगे। उसे मंच पर खड़े होने और प्रदर्शन में भी मुश्किल होगी। उसका ठेका समाप्त हो जाएगा। हुहुन और सयाम ने संदेशों का आदान प्रदान किया। हुहुन ने एक लंबा संदेश लिखा। चीते ने सहमति जताई, लेकिन क्या यह चीनी होनी चाहिए? वह तुम्हारी सीनियर और बॉस बस एक सलाह, इस पर विचार करना। सैंग ने चीनी के एल्बम की नई दिशा खोजने में काफी समय बिताया। उसने सोचा कि उसके शुरुआती गाने ठीक ठाक थे, पर हाल के गानों की धुनें खराब थीं और उसे ऊंचे सुरों पर गाने के लिए मजबूर करना अप्रिय था। चीनी की आवाज निचले मध्य रेंज में सबसे अच्छी थी। वह उसकी अनोखी आवाज को कैसे प्रदर्शित कर सकता था? वह पियानो पर बैठकर कुछ नई धुनें आजमाने लगा। एलएनएस एंटरटेनमेंट में केम हुहुन ऑफिस जल्दी पहुंचे और संदेश ऑफ इनबॉक्स देखे। फिर फोन पर संदेश पढ़ते ही वह चौंक गए। ये कौन है? सयांग ने चीनी के गाने का डेमो 24 घंटे में हुहुन को भेज दिया था और उनसे रिकॉर्डिंग सत्र तय करने को कहा था। सहायक हाँ और अन्य प्रबंधक डेमो से बहुत हैरान थे। रचना अद्भुत है, कुछ कम उत्साहित थे। बहुत बुरा, किसी और गायक को देना था। पर चीनी की क्षमता पर दूसरों को विश्वास था। यह चीनी पर जचता है। चीनी कंपनी पहुंची और कमरे में दाखिल हुई। हुहुन ने तुरंत कहा, यह गाना अच्छा है। चीनी ने सिर हिलाकर हाँ कहा, पर चिंतित थी। क्या वह किसी और का गाना फिर से इस्तेमाल कर रहा है? वह धुन सुनने चली गई, बार बार सुनती रही, सयांग के कमरे में आने से अनजान। डन और एक सहायक चीनी को ऐसे देखकर हैरान थे। वह नए गाने में पूरी तरह डूबी थी। वे और भी हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी प्रसिद्ध संगीतकारों के संगीत में रुचि नहीं दिखाता था, अब नए पर झूम रहा था। सयांग उसकी प्रतिक्रिया देखकर प्रसन्न था। हुहुन ने पास आकर चीनी से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? चीनी ने कहा, अजीब। हुहुन चौंक गया। अजीब? कैसे? चीनी ने हेडफोन उतारकर जवाब दिया, इतना अच्छा क्यों? सयाम चीनी के पास गया। मिस चीनी, टेस्ट करेंगे। स्कैट के साथ आखिरी हिस्सा गाओ। स्कैट सिंगिंग में अर्थहीन शब्दांशों का उपयोग होता है। चीनी हैरान थी। अभी गाऊं? सयांग ने ठंडे स्वर में कहा, देखना है तुम गा सकते हो या नहीं। वास्तव में सयांग पहले ही सब कुछ सोच लिया। गाना उसके लिए ही बना था। अगर वो न गा पाती तो इसे हटाना था, इसलिए मुझे पक्का करना होगा। सहायक ने घबराते हुए निगल लिया, चीएन ये की प्रतिक्रिया से डरते हुए। पर थोड़ी सोचकर चीएन ही बोली, एक बार और सुनो। हुहुन चौंका हैरान हुआ। उसने यह क्यों माना? उसे यह बहुत पसंद है। 4 मिनट 24 सेकंड तक गाना 7 बार चला। चीएन ही ने सुना और अभ्यास किया। किसी ने जल्दी नहीं की, वे बस देख रहे थे। चीएन ही ने हर धुन, हर नोट ध्यान से सुना। गाना उसके निचले मिड रेंज पर केंद्रित है। ऊंचे नोट्स या ज्यादा भावनात्मक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। सादगी ही इसकी अपील थी, जिससे श्रोता आसानी से आकर्षित हुए। वो आवाज बार बार सुनकर उसने हेडफोन उतारे और कहा, अब मैं गाऊंगी। पर संघ ने रोका, जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता सुनने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग के दिन मिलेंगे। चीएनई हैरान थी। संघ कंपनी से चला गया।
हुहुन को निदेशक नुमाई से बात करनी पड़ी। सुना है जीएनई के सिंगल का प्रोडक्शन नए कंपोजर को दिया है। क्या उसने ऐसा कहा था? नहीं सर। संग अभी भी उलझन में था। निर्देशक आज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? निर्देशक ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। जीएनई के सिंगल की रिलीज का समय ठीक नहीं है ना? हुहुन बोला। हाँ पता है। नोमाई बोले। अगर ये एल्बम सफल ना हुआ तो जीएनई से हमारा अनुबंध खत्म होगा। मुझे जोखिम भरे काम पसंद नहीं, इसलिए चीते और संग मिलकर यह प्रोजेक्ट बनाए। निर्देशक का चेहरा दृढ़ और निर्णायक था। अगर दोनों काम करें तो बेहतर होगा। हुहुन ने सिर झुकाया। मैं बात करूंगा। अगले दिन वह संग से मिला, पर संग ने तुरंत मना कर दिया। मैं असहमत हूं, उसने हुहुन को समझाया। मैं वाद्य यंत्र चुनूंगा, स्कोर लिखूंगा और संगीत खुद बजाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें दखल दे। हुहुन ने उसे समझाने की कोशिश की। जीएनई का करियर इस एल्बम पर निर्भर है। तुम तो बस एक यह ऊपर से संगीतकार सीधा हो। आदेश है उन चिंताओं के कारण। संग ने किम की आंखों में देखा और पूछा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? हुहुन सवाल से चौंक गया। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। संग गुस्से में उठकर जाने लगा, लेकिन हुहुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। संग ने दृढ़ता से कहा, रुको, जब तक मैं रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और ट्रैक पूरा नहीं कर लेता। प्रोड्यूसर बदलने की वजह से रिलीज डेट पहले ही पीछे हो चुकी है। थोड़ा और इंतजार करने अगर में कोई निर्देशक नुकसान नहीं नोमाई है। को पूरा तैयार वर्जन सुनने के बाद भी पसंद नहीं आता है तो हम आगे के सहयोग पर विचार विमर्श कर सकते हैं। संग ने पूछा, आवाज कैसी है? जीएन ये बोली। ठीक है। संग ने कहा, शुरू करें। उससे सलाह दी, बेला थोड़ा आराम दो। जीएनई ने तुरंत बात मानी। ऐसे? संग बोला। हाँ। अच्छा। जीएनई ने सोचा, स्टूडियो में ये पेशेवर और शांत है, मेरी पहली धारणा से अलग। समय बीता, गला सूखा। उसे लगा, शांत, मेरे पैर। हम 5 घंटे से रिकॉर्ड कर रहे थे। संग ने उसे ब्रेक लेने दिया। जीएन ये थकान से हाँफ रही थी। सोफे पर गिरकर बोली, मैं बहुत थकी हूं। फिर सुधारा, नहीं, बिल्कुल नहीं थकी। जब सुना, पता था ये मेरा गाना है जो सिर्फ मैं गा सकती हूं। शायद ये सिंगल बहुत सफल होगा। हुहुन अचानक स्टूडियो आया और सामने खाने के कंटेनर देख हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? सांग स्टूडियो में पूरी रात थे। सांग ने कहा, जैसा आप देख सकते हैं। जीएन ये बोली, चुप रहो। किम, क्या तुम्हें स्टूडियो का शिष्टाचार नहीं पता? हुहुन और हैरान हो गया। कियानी की हालत देखकर हैरान रह गए। कियानी, तुम भी यहीं सो गई? सयान ने कहा। कियानी, जागो, हमें अभी रिकॉर्डिंग करनी है। कियानी ने कहा, पर अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं। हुहान ने उनकी उत्पादकता देख सयांग से कहा, आराम से, शेड्यूल तंग नहीं है। थोड़ा आराम कर लो। उन्हें काम करते देख वह वास्तव में बहुत खुश था। कियानी, जो रात भर जागने पर चिड़चिड़ी होती है, उसकी बात मान रही है। शायद उन्हें अकेला छोड़ना बेहतर है। हुहान टीम वर्क से संतुष्ट था। कियानी के सिंगल रिलीज का दिन आया, पर सुर्खियां दूसरों की थीं। बोले की वापसी। बोली के 7वें मिनी एल्बम के प्री ऑर्डर 2 मिलियन पार कर गए। गोंग हिरू के बारे में भी सुर्खियां थीं, जैसे हिरू का सिंगल प्रशंसकों के प्यार को लौटाने के लिए जारी हुआ और मॉन्स्टर रूकी 9 स्टार्स का डेब्यू शोकेस वीडियो वायरल हुआ। संगीत चार्ट पर शीर्ष पर। पता चला कि लोकप्रिय बॉय ग्रुप बोले ऑन एंटरटेनमेंट का था और रूकी ग्रुप 9 स्टार्स एमके एंटरटेनमेंट का था। दोनों ने एक साथ डेब्यू किया। फिर एलके एंटरटेनमेंट के गायक की वापसी हुई। मुकाबला बहुत कड़ा और नाटकीय था। सारी सुर्खियां इन्हीं कलाकारों की थीं। कियानी दुखी थी, उसका नाम कहीं नहीं था। उसने उदास होकर कहा जब किसी ने घोषणा की कियानी का गीत 1 मिनट में रिलीज होगा। हालांकि कियानी ने कई बातें नहीं सोची थीं। एंटिस भी प्रशंसक होते हैं। कियानी के एंटिस ने उसके गीत को पसंद किया, जिससे वह चार्ट पर आगे बढ़ा। गो के प्रदर्शन के बाद म्यूजिक कोर और अन्य कार्यक्रमों में गीत घरेलू ऑनलाइन संगीत चार्ट पर शीर्ष 50 में आ गया। यह कंपनी के लिए अच्छा परिणाम था। हुहान ने सयांग को कंपनी कैफेटेरिया में लंच पर बुलाया। यह अच्छी शुरुआत है। लालची मत बनो और खुद पर दबाव मत डालो। कंपनी इस परिणाम से बहुत संतुष्ट है। सयांग ने जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हुहान भ्रमित थे। सयांग ने कहा, मैंने कहा था, बाकी कंपनी पर निर्भर है। अगर गीत यहीं रुक जाए तो यही उनकी सीमा है।
हुहान ने उदासी से कहा, मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता था और तुम इतनी ठंडी हो। सयांग ने समझाया, यह काम के बारे में नहीं है, मुझे परेशानी है, मेरा मूल्य का व्यापार विफल हो गया, बड़े नुकसान। सुनहरे बालों वाली सहायक दौड़ती हुई आई। हुहान ने उसकी तत्परता देख पूछा, क्या बात है? उसने हाँफते हुए कहा, क्या आप डीएनआई को जानते हैं? उन्होंने अभी फोन किया। यह एक विज्ञापन के बारे में है। वे कियानी की गीत वॉकिंग टुगेदर का उपयोग करना चाहते हैं। हुहान स्तब्ध थे। गीत ने कभी चार्ट में जगह नहीं बनाई क्योंकि इसे संगीत शो में प्रमोट नहीं किया गया था। यह विज्ञापन के लिए कैसे चुना जा सकता है? यह बहुत जरूरी है। प्रेरित किया। उन्हें तत्काल प्रत्युत्तर चाहिए। हुहान लंच छोड़ तुरंत खड़े हुए। जैकेट पहनी। अनुबंध आ गया है, चलो देखते हैं। जल्दबाजी में भी सयांग से कहा, तुम खाओ। सयांग हैरान थे, सोच रहे थे क्या हुआ। अगर डीएनआई का विज्ञापन है, गीत को बहुत फायदा होगा। अच्छा गीत चमकेगा, मैं इस पर विश्वास करता हूं। कियानी का गीत एक दिन लोकप्रिय होगा। मुझे उसे बधाई देनी चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। कियानी ने एक दिन सयांग को कार की चाबी दी। मैं बस आराम से यह गीत गाना चाहती थी। हम वैसे भी काम के बाहर मिलते रहेंगे। सयांग का चेहरा खाली था। हुहान परेशान थे। आप क्या? डीएनआई के विज्ञापन अभियान से बड़ी हलचल मच गई। सैकड़ों टिप्पणियां विज्ञापन वीडियो के नीचे आईं। इसे देख मैं मासन घूमना चाहता हूं। गीत वॉकिंग टुगेदर पर प्रश्न उठे। गो चार्ट म्यूजिक वीडियो ने 2 सप्ताह में 1.9 मिलियन व्यूज पाए। सुर्खियां बनी, दीवा की वापसी। कियानी का वॉकिंग टुगेदर चार्ट पर चढ़ रहा है। एल्बम के सभी गाने चार्ट में आ गए। हुहान खुशी से चिल्लाए, ठीक है। उन्होंने सयांग को बार बार हिलाया। मैंने सोचा था कि ब्रेक इवन करना भी किस्मत होगी, लेकिन यह तो बड़ी। संघ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बेशक। गाना किसका है? फिर अपना फोन ढूंढते हुए हुहुन ने कहा, मैं आज रात सबको ट्रीट देने वाला था पर मुझे स्थगित करना होगा। रिंगटोन सुनकर संघ ने पूछा, कौन फोन कर रहा है? उसने अपना फोन उठाया। निर्देशक, तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। संघ हक्का बक्का रह गया। बाद में निर्देशक के ऑफिस में संघ ने पूछा, क्यों? निर्देशक ने शांतिपूर्वक चाय पी। हुहुन मन में चिल्लाया, चुप रहो मिनसंग। अचानक निर्देशक नोमाई ने मुस्कुराया, सीओ च्यूनी का एल्बम हिट रहा, यह इस कंपोजर की बदौलत है। सीओ च्यूनी अनुबंध नवीनीकृत कर पाई। संघ ने कहा, मैं बस भाग्यशाली था। निर्देशक ने कहा, मुझे लगा था कि सीओ च्यूनी के लिए आपकी खास भावनाएं होंगी, पर आप शांत हैं। संघ ने जवाब दिया, मैं बस एक अद्भुत उपकरण के साथ खेलना चाहता था। इसे खास भावना माना जा सकता है। नोमाई ने सोचा, दिलचस्प। फिर उसने पूछा, हुहुन ने आपके लिए स्टूडियो का इंतजाम किया था, सही? मैं कंपनी में आपके लिए एक प्राइवेट स्टूडियो का इंतजाम करूंगा। और यह भी। उसने मर्सिडीज की चाबी प्रस्तुत की। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आराम मिलेगा। हुहुन ने सोचा, प्राइवेट स्टूडियो, कंपनी कार, क्या वह मिनसंग को नियंत्रण में रख रहा है? वह सोचने लगा, इनका है मुश्किल नहीं। और सावधान, मिनसंग। सन मुस्कुराया। निर्देशक से चाबी ली। धन्यवाद, मैं आपकी उदारता ठुकरा नहीं सकता। निर्देशक नोमाई ने उसे देखा और कहा, अच्छा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हुनाई ने अपने भाई की मर्सिडीज को देखा। वह जड़ हो गई, फिर चिल्लाई, गाड़ी खरीदी? संघ ने दरवाजा खोल दिया था, साफ अंदरूनी हिस्सा दिखाते हुए। उसने पिता और बहन से कहा, खड़े क्यों हो? अंदर आओ। पिता के कुछ कहने से पहले ही हुनाई गाड़ी देख रही थी। कहां से मिली? उसने जवाब दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट की सफलता पर पुरस्कार में दी है। पर पिता चिंतित थे। वे इतनी महंगी गाड़ी बिना वजह नहीं देंगे। जल्दबाजी मत करो। संघ ने उन्हें कार की ओर ले जाकर आश्वस्त किया। चिंता मत करो पिताजी, बस अंदर आओ। कार में उसने चूनी का गीत बजाया। हुनाई ने कहा, पहले मुझे शक था, पर यह गाना बहुत ही अच्छा है। उसने कहा, सीओ चूनी के गानों में मुझे वॉकिंग टुगेदर सबसे ज्यादा पसंद है। इसकी धुन गाड़ी चलाने के लिए एकदम सही है। मुझे इसे अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ना होगा। संघ ने सोचा, तुम संगीत में इतनी रुचि रखती हो, मुझे नहीं पता था। फिर उसने हुनाई से कहा, इसे हर जगह मत बताओ। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहती हूँ। उसने बस जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना ताकत और शोहरत भ्रष्ट कर देती। पिता सुनते रहे, खिड़की से बाहर देखते रहे। हुनाई पूछती रही, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कंपनी ने कुछ कहा?
वह तुरंत जवाब नहीं दे पाए, सोच में डूबे थे। कुछ लोग वही संगीत सुनकर भी भावनाएं या विचार साझा नहीं करते, वे बस खिड़की से बाहर खाली देखते रहते हैं। उसने अतीत याद किया और सोचा, मेरे लिए ताकत और शोहरत बस साधन है, मेरा असली लक्ष्य कुछ और है। पता चला कि संघ का लक्ष्य संगीत को आगे बढ़ाना था, लेकिन परिवार को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाकर। एरन इस एंटरटेनमेंट में संघ बॉक्स लेकर घूमते हुए बड़बड़ाए, निर्देशक ने मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ बनाया है? ये कंपनी बहुत बड़ी है। तभी एक कमरे से आवाज आई, बस भरोसा रखो, ठीक है? यह मूल्यांकन पार करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने सोचा, मासिक मूल्यांकन, एक प्रशिक्षु। फिर उसने दरवाजे पर साइन अप शीट पढ़ी। छा नारायण। उसका नाम सुनते ही वह चौंक गई और तुरंत घूमकर संघ से पूछने लगी, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम, उसने कहा। ओह, मैं बस स्टाफ हूं। अरे, क्या मैं दिशा पूछ सकता हूं? इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, एरिन ने अपना फोन जेब में रख लिया। हाँ, कहाँ जाना है? सैम ने जवाब दिया। मैं संगीतकार का कमरा ढूंढ रही हूं। उसने तुरंत उसे दिशा बता दी। संगीतकार का कमरा, पहली मंजिल, मुख्य लिफ्ट में। हालांकि सैम तुरंत नहीं गया। एरिन ने अपने गायन का अभ्यास जारी रखा। उसकी आवाज साफ और शुद्ध थी। सैम भी उसकी गायकी से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने एक पल सोचा, फिर एरिन के बैग के पास झुककर अपना व्यवसाय कार्ड छोड़ दिया। संगीतकार के कमरे में हुहुन ने एलएनएस एंटरटेनमेंट कलाकारों की सूची पकड़ी और उत्साहित होकर कहा, चुनो। सैम ने पूछा, यह क्या है? उसने जवाब दिया, अगला प्रोजेक्ट शुरू करने का समय है। स्योग्नी का करियर संवार कर निर्देशक मेरी मांगे मान जाएगा। चुनो। सैम ने सोचा, उसे वह लड़की याद आई जिससे वह मिला था। उसने हुहुन से पूछा, मुख्य प्रशिक्षुओं के मासिक मूल्यांकन के परिणाम कब आएंगे? हुहुन हैरान था। मासिक मूल्यांकन आज ही है, परिणाम आज रात तक आ जाने चाहिए। तुम क्यों पूछ रहे हो? सैम ने कहा, क्या हम कल अगला प्रोजेक्ट तय कर सकते हैं? एरिन ने अपना सामान पैक किया। उसे आसपास के लोगों के शब्द याद आ रहे थे। एरिन, अगर तुम अपनी युवावस्था एक खोखले सपने पर बर्बाद कर रही हो, मैं तुम्हें बताना मुझे मुझे नहीं नहीं पता पता कि तुम तुम्हें जरूर और सफल हो या नहीं, पर मुझे डर है कि ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द हैं। यह तय हो चुका है। तुम इस हफ्ते अपना सामान साफ कर सकती हो। अपने ड्रेसिंग रूम में एरिन ने सामान पैक किया। उसे वे प्रेरणादायक शब्द याद आए जो लोगों ने उसे तब कहे थे जब वह पहली बार प्रशिक्षु के रूप में कंपनी में आई थी। ऐसा लगता था जैसे कल की ही बात हो, फिर भी 3 साल बीत चुके। उसने अपने अतीत पर विचार किया। आलोचना के बावजूद संगीत का पीछा करना नहीं छोड़ा। आईने के सामने उसने खुद से पूछा, 4 साल एक प्रशिक्षु के रूप में, एरिन, मैंने क्या किया है? अचानक उसने कुछ देखा। यह सैम का कार्ड था। एरिन की आंखों में आंसू आ गए और एक उम्मीद जाग उठी। एच, मुझे नहीं पता मैं इस पर विचार क्यों कर रही हूं। ये बस हताशा है। पिछली मुलाकात याद कर उसने सोचा, शायद यह भाग्य है। फिर संगीतकार का कमरा खुला। सैम बोला, महारानी, मेरी मदद मांगने आई हो? एरिन ने अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया। सैम खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हें एक अलग तरीके से डेब्यू करने में मदद करूंगा। आप दोहराओ। मैं बस एक साधन हूं। एरिन ने किया। सैम ने पूछा, क्या साधन बोलता है? वह हिचकिचाई। नहीं। क्या साधन का व्यक्तित्व होता है? एरिन ने दोहराया। नहीं। सैम ने धीरे से कहा, एक साधन को बचाने वाले की इच्छा से ही ध्वनि देनी चाहिए। एरिन की आंखें चौड़ी हो गईं। बस इतना ही? उसने पूछा। सैम ने कहा, क्या क्या तुम्हें और अधिक पीला चाहिए? जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं, बस एक ही वाक्य यह परखने के लिए पर्याप्त है कि तुम एक व्यक्तित्वहीन उपकरण हो। यही पेशेवर है। एलेन ने हकलाते हुए कहा, पर एक और मौका दो। यद्यपि तुम निराशा की स्थिति में मेरे पास आए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। सुना, कोगनी को इस एल्बम के बाद लगभग छोड़ दिया गया था, पर एक नए संगीतकार ने उसे बचाया। कौन है? एच, बस कलमी नाम पता है। मैंने सुना वो डॉल्फिन सा बस 5 मिनट सोता है, फिर धुनें बनाता है। उसे निर्देशक और बोर्ड से ऐसा समर्थन मिला। सैम ने चुप्पी तोड़ी। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मेरे पास ड्राफ्ट होगा। तुम जा सकती हो। लेकिन एरन हिचकिचाई। संगीतकार, मैं आपकी मदद की आभारी रहूंगी। सैम ने कहा, हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। अपना ध्यान रखना। एरन मुस्कुराया। जी सर।
एलएनएस एंटरटेनमेंट बैठक में हु हुन ने बताया, जापानी दर्शकों की SEO-GNI के प्रति प्रतिक्रिया उम्मीद से अच्छी है। वह अभी ओरिकॉन चार्ट्स में आई है। अगर हम शोकेस करके जापानी बाजार में गाने को ठीक से प्रमोट करें तो इस सर्दी में सोलो कॉन्सर्ट प्लान कर सकते हैं। निर्देशक चोई सहमत हुए। अगर वह जापान में अच्छा करती है तो हम साल के अंत तक ओरिकॉन चार्ट्स की शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। नामी ने सिर हिलाया। चीफ किम, आगे बढ़ो, हु हुन बोला। धन्यवाद निर्देशक, बाक ने कहा। लगता है SEO-GNI की समस्या सुलझने से निर्देशक का मूड सुधर गया। GNI, मुझे पता था तुम सफल होगी। तुम प्रसिद्ध थी पर इतनी जल्दी नहीं सोचा था। तुम भाग्यशाली हो। निर्देशक चोई बड़बड़ाए, खाली शब्दों से भरे। प्रबंधन टीमों 1 और 2 के प्रभारी निर्देशक चोई और बाक लगातार प्रतिस्पर्धा में थे। बोर्ड सदस्य बनने पर भी वे विभाग बांटकर अपनी प्रतिद्वंद्विता जारी रखे। नमाई ने अचानक कहा, आप हमेशा मानते थे कि SEO-GNI सफल होंगी। निर्देशक बाक, आपकी सोच मुझसे अलग है। मैंने SEO-GNI को ब्रांडिंग में असफल माना था। सोचा था कि वह जनता का ध्यान नहीं पा सकेगी, पर मैं गलत था। मिन्हान सैम ने अच्छा काम किया। हु हुन ने सहमति में सिर हिलाया। तो हु हुन, सैम के अगले प्रोजेक्ट में कौन सा गायक भाग लेगा? हु हुन हिचकिचाए। मैं अभी सोच रहा। अचानक निर्देशक नमाई का फोन बजा। वह सैम था। उन्होंने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, यह आदमी कुछ और ही है। सभी ने सोचा, वह संगीतकार। अविश्वसनीय। एक साधारण संगीतकार सीधे निर्देशक को कॉल करने की हिम्मत करता है। उन्होंने कॉल का जवाब दिया। दूसरी तरफ से सैम ने कहा, यह मिन्हान सेओंग है जिनसे हम पहले मिले थे। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एक प्रशिक्षु है जिसका नाम अगले प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करना चाहता हूं। उसने LNS एंटरटेनमेंट में लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और हाल ही में उसे पता होगा कि निकाले गए प्रशिक्षु के लिए डेब्यू गाना प्रोड्यूस करने की मंजूरी मिलना आसान नहीं, इसलिए उसने खुद निर्देशक को कॉल किया। नमाई ने कहा, सभी LNS एंटरटेनमेंट उसे निकालने की वजह होगी। सैम बोला, वायलिन से कोई भी आवाज निकाल सकता है। नमाई ने पूछा, क्या मतलब? सैम ने कहा, तारों पर धनुष चलाओ, आवाज आएगी। पर आवाज निकालना और संगीत बजाना अलग है। बेहतरीन वाद्य यंत्र भी अक्षम खिलाड़ी के हाथ में सिर्फ शोर मचाने वाला होता है। क्या मैंने SEO-GNI से यह सिद्ध नहीं किया? उन्होंने कहा, अगर आप उसे मुझे सौंप दें तो मुझे विश्वास है कि वह चमक सकती है। निर्देशक जो ने हु हुन से कहा, वह अगले प्रोजेक्ट में एक निकाले गए प्रशिक्षु के लिए एक सिंगल प्रोड्यूस करना चाहता है। हु हुन ने चौंकते हुए कहा, क्षमा करें निर्देशक, मुझे उससे बात करने दो। निर्देशक बोले, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। जिद्दी लोगों को नियंत्रित करने के 2 तरीके हैं। 1, उन्हें मौका दो और जीतो। 2, यदि वे क्षमता साबित न करें तो उन्हें हटा दो। अगर उन्हें रखना मुश्किल है और जाने देना बर्बादी, तो उन्हें गायब करना ही सबसे अच्छा है ना? अरिन खुश थी, चमकती आंखों से अनुबंध पकड़े। इस बीच हु हुन ने आह भरी। हस्ताक्षर लेना आसान नहीं था। सैम ने कहा, आपको शुरू में ही बेहतर शर्तें देनी चाहिए थीं। मैंने आपको LNS एंटरटेनमेंट के अनुबंधों में लाभ साझाकरण के मुद्दों के बारे में बताया था। हु हुन ने स्वीकार किया, हाँ, यह मेरी गलती है। अरेन उसके लिए लिखे गए नए गाने में तल्लीन थी। यह अद्भुत है। हु हुन ने अरेन से कहा, बधाई हो, पर उम्मीदें ऊंची मत रखना। आप बस निराश होंगे। अरेन संगीत पर केंद्रित उसे सुन न सकी। सैम ने कहा, चलो मुझे और समय चाहिए। सैम ने पूछा, अरेन ने 4 साल अभ्यास करके भी और समय चाहिए। उनका कुशल कार्य प्रवाह देखकर हु हुन हान ने चिंतित होकर सियोन के बारे में सोचा। इस तरह कठिन रिकॉर्डिंग प्रक्रिया शुरू हुई। आयरीन ने एक ही लाइन दर्जनों बार दोहराई। हर बार जब उसने गाया, सियोन को यह अपर्याप्त लगा। कोई भावना नहीं, फिर से अस्पष्ट उच्चारण, फिर से शुरू से ही बेसुरा। फिर गाँव। थक कर वह रिकॉर्डिंग बूथ से बाहर आ गई। क्या मैं डेमो सुन सकती हूँ? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। सियोंग ने आह भरी। सियोंग को डेमो गाते सुन आयरीन अवाक रह गई। वह हैरान थी। उसने इतनी कुशलता और भावना से गाया। आयरीन ने सोचा, उसने अभी तक डेब्यू क्यों नहीं किया? रात भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद परिणाम उत्तम थे। हालांकि अभी तक पेशेवर रूप से मास्टर नहीं किया गया था। मिक्स डेमो के मेरे और उसके विपरीत आयरीन नई थी, इसलिए कंपनी को उसे और बढ़ावा देना था, पर कुछ हो गया। सहकर्मी से बात करते हुए सियोंग कोक के 10वें वर्षगांठ एल्बम से हैरान था। हाँ, कोक के कारण प्रचार विभाग आयरीन के डेब्यू पर केंद्रित नहीं है। वे अपने प्रमुख समूह की वापसी पर सारी कोशिशें लगा रहे हैं। हु हान स्तब्ध और चिंतित था।
आयरिन की शुरुआत कोक की वापसी से टकरा रही थी। उसने सोचा, इसके पीछे जरूर वह चालाक बोकिंता है। वह निदेशक ट्रोय को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। कोक एलएनएस एंटरटेनमेंट का बॉय ग्रुप निदेशक बोक द्वारा प्रबंधित अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने वाला था, पर वे जापान में प्रमोशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिससे घरेलू प्रशंसक निराश थे। लड़कों के प्रशंसकों को भूखा रखना हमें दबाने के लिए है। खेद है, प्रमुख प्रचार विभाग कुछ नहीं कर सकता। हुहान ने सोचा, कोई रास्ता अवश्य होगा। आयरीन की शुरुआत कोक की वापसी से टकरा रही थी। सियोंग ने कहा, हम कोक की वापसी में देरी नहीं कर सकते। एक अच्छा गीत अपने आप ही लोकप्रिय हो जाएगा, नहीं तो बदकिस्मती। सियोंग से पूछा, चिंतित हो? मुस्कुराया, चिंतित दिखता हूं। मुझे ये दिलचस्प लगता है। कोक का 10वीं वर्षगांठ एल्बम चार्ट पर हावी होगा, नंबर 1 से 5 तक। यह साल का, शायद अब तक का सबसे अच्छा एल्बम होगा। पिछले जीवन में मैं इसे देखने से चूक गया क्योंकि मैंने डेब्यू नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टकराव देखूंगा। हुहान ने सियोंग के सिल के पीछे मारा। तुम अब भी हंस सकते हो। आयरीन कगार पर है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सियोंग ने जवाब दिया, मेरा मतलब है, मुझे यह मजाकिया नहीं लगता। भूल जाओ, यह कंपनी का काम है, अच्छे से तुम्हारा नहीं। सियोंग मुस्कुराया। फिर उसने लापरवाही से जवाब दिया, बिल्कुल। पीछे से आवाज आई, चीफ किम। हुहांग हैरान, डायरेक्टर बोक। उसने झुककर अभिवादन किया। नमस्ते सर। बोक ने पूछा, आपके बगल में कौन है? उसने कहा, ये सियोंग है। ये डायरेक्टर बोक इंदा है। नमस्ते कहो। बोक ने देखा। सियोंग ने तुरंत सिर झुकाया। बोक ने उसे चुपचाप देखा। युवा और सुंदर, एक क्लिनी। अचानक हुहान का फोन बजा। माफ करना डायरेक्टर, मेरी बाहर एक अपॉइंटमेंट है। यह सियोंग है जो हमारे साथ काम करता है। ये डायरेक्टर बोकिंता हैं जो कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में से एक पर हैं और हमारे काम की देखरेख करते हैं। उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका अच्छे से अभिवादन करो, शिष्टाचार का पालन करते हुए, और सम्मानपूर्वक बात करो। निर्देशक की तारीफ सुन मैं आपके बारे में उत्सुक हुआ। उसने चुप्पी तोड़ी। आप शी एंड आई के एल्बम के कंपोजर हैं, सही? आपकी सफलता सुनी है, भविष्य से काफी उम्मीदें हैं। कभी आपके साथ ड्रिंक लेना चाहूंगा। बात करते हुए सियोंग चुपचाप निकल गया। बोक हैरान था, वह कहाँ गया? सियोंग धुन गुनगुनाते हुए चला गया। बोक इंता ने दांत पीसे। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। इस बीच किम सीपी और एक अन्य निर्देशक बात कर रहे थे। निर्देशक, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने आपकी बहुत मदद की है किम सीपी, इसलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने। किम सीपी मुस्कुराए। क्या जानकारी? क्योंकि जल्द ही कोरिया लौट रहा है। किम सीपी हैरान हुए। क्या वे जापान में अपने कॉन्सर्ट टूर में व्यस्त नहीं है? उसने सोचा, यह लोमड़ी कुछ कर रहा है। वह मुझे बस यही दे सकता है। उसने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं क्योंकि का म्यूजिक बैंक पर वापसी प्रदर्शन आयोजित करूं? उसने उत्साह दिखाया। हाँ, बस उनका शेड्यूल दें। उन्होंने सोचा, यह प्रसिद्ध आइडल समूह के लिए शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाने का मौका है। मैं कैसे मना कर सकता हूं? निर्देशक ने कहा। किम सीपी, आप समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी असली मंशा जाहिर की, जिससे किम सीपी हिचकिचाने। निर्देशक, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि की वापसी अगले हफ्ते के लिए तय हुई है, किम सीपी ने कहा। शेड्यूल बदलना मुश्किल है। हमने मंच आदि सब तैयार कर दिया है। जिस ऊपर पहले से ही अंतिम स्लॉट के लिए निर्धारित है। जिस ऊपर एन एंटरटेनमेंट एलएनएस एंटरटेनमेंट का प्रतिद्वंद्वी था। मैं किसी और कंपनी को नाराज नहीं करना चाहता था, निर्देशक ने कहा। किम सीपी, जिस ऊपर क्योंकि से बेहतर नहीं है ना? किम सीपी ने हिचकिचाते हुए कहा। यह सच है, पर सुनो, मैंने बहाना तैयार कर लिया है। हमारी कंपनी से एक नए गायक का डेब्यू अगले सप्ताह है ना? किम सीपी ने कहा। आयरीन की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। उसका डेब्यू प्रदर्शन शुरुआती स्लॉट में कर दो। एन एंटरटेनमेंट को बताओ क्योंकि जापान से टॉप प्रोड्यूसर्स के एल्बम के साथ लौटा है, उन्हें आखिरी स्लॉट मिलना चाहिए। आयरीन के डेब्यू को जितना हो सके उतना फीका बनाओ। ये बात भी एन एंटरटेनमेंट को बताओ। इससे आपको क्योंकि की वापसी के लिए पहचान मिलेगी। उसने किम सीपी की कलाई पर एक महंगी घड़ी बांधी। किम सीपी ने उसे देखा। निर्देशक ने कहा, कंपनी के अंदर बाहर दोनों जगह। किम सीपी मुस्कुराया। समझ गया, हम एक दूसरे के आर्नी हैं। हु ने फोन उठाया। चीफ, कब आ रहे हैं? उसने कहा,
जल्द। क्या हुआ? आयरीन का डेब्यू ओपनिंग स्लॉट में है। हूहून हैरान था। क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ मिनट पहले केओके के 10वीं वर्षगांठ मिनी एल्बम का टीजर आया और घोषणा हुई कि एल्बम अगले हफ्ते रिलीज होगा। मैंने जांच की, पहले अंतिम स्लॉट ऑन एंटरटेनमेंट के जे सुपर के पास था। जे सुपर भी लोकप्रिय समूह है, उन्हें अपनी जगह केओके को देने का कोई कारण नहीं। आयरीन का डेब्यू ओपनिंग स्लॉट में शिफ्ट करना संदिग्ध है। मुझे लगता है इसमें डायरेक्टर बोक का हाथ है। हूहून ने ऑनलाइन खोजते हुए सोचा, केओके की वापसी आयरीन के साथ ही क्यों और अंतिम प्रदर्शन स्लॉट भी मिल रहा है। ऐसी चाली डायरेक्टर बोक को फायदा नहीं देती। सेयोंग ने सोचा, वह ऐसा क्यों करेंगे? हूहून ने सेयोंग से पूछा, याद है लिफ्ट में डायरेक्टर बोक से मिले थे? कुछ हुआ था? सेयोंग ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे ड्रिंक के लिए बुलाया, मैंने अनसुला कर दिया और चला गया। उसने सोचा, मुझे लगा कि वह मुझे किसी चीज में फंसा रहे हैं। कुछ हुआ है? हूहून ने कहा। सेयोंग, कल का शेड्यूल खाली रखना। डायरेक्टर बोक ने आयरीन के डेब्यू में दखल दिया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। डायरेक्टर चोई ने सेयोंग का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। ओह, आप मिनहून के सेयोंग हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर जल्दी से हाथ मिलाया और शिष्टाचार से बात बढ़ाई। माफ कीजिए डायरेक्टर चोई, आपसे मदद चाहिए। डायरेक्टर चोई ने पूछा, मदद? हूहून असहज दिखे। हाँ, सच में। पल भर में उसकी आवाज में निराशा थी। एक नए संगीतकार के रवैये के कारण वह ऐसी गुप्त चालें अपनाता है। हूहून ने माफी मांगी। क्षमा करें डायरेक्टर, हमें खुद ही संभालना था। अब हम आपको परेशान कर रहे हैं, डायरेक्टर चोई ने कहा। लगता है ऊपर से मदद चाहिए। हूहून, निर्देशक भी इसे हल नहीं कर सकते। चोई हंसे। नहीं, निर्देशक से ऊपर कोई है। जल्द ही उनकी कार उस घर के सामने रुकी जिसे चोई ने निर्देशक से ऊपर बताया था। यह व्यक्ति मनोरंजन उद्योग का गॉडफादर जैसा था। वह कोरिया में कलर टीवी के आगमन से सक्रिय थे, ची ऑन नाम से भी वरिष्ठ। अंदर जाते ही चोई ने कहा, उन्होंने LNS एंटरटेनमेंट की शुरुआती मदद की थी। हूहून दंग रह गया। निर्देशक चोई ने कहा, हाँ, वही व्यक्ति। एक बुजुर्ग ने मुस्कान से उनका स्वागत किया। नमस्ते चोई गुनसित, निर्देशक चोई ने उनका परिचय करवाया। ये ली दूसुक हैं, पूर्व बोर्ड सदस्य। उन्होंने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। काफी समय हो गया, कैसे हैं आप? बुजुर्ग व्यक्ति सीधे खड़े होकर बोले। औपचारिकताओं को छोड़ो, गुणसित अपने प्रशिक्षुओं को भी लाया है। तुम लोग सिर्फ मिलने नहीं आए हो। अंदर आओ। अंदर तीनों बुजुर्ग के सामने बैठे। उनकी कहानी सुनने के बाद उनकी कड़ी आवाज गूंजी। तुम अब बच्चे नहीं हो, अंदरूनी बातें यहाँ जो लाए। उन्होंने चाय पी और मना किया। नहीं, निर्देशक चोई बोले, आप कई साल से रिटायर हैं सर। उनकी आवाज बुजुर्ग की तीखी नजर के नीचे लड़खड़ा गई। बुजुर्ग ने सोयोंग की ओर देखा, जो निर्देशक चोई के बगल में शांत बैठी थी। वह चिंतित नहीं लगता। सोयोंग ने कहा, मैं चीजों को उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। अगर गाना अच्छा है तो केओके के एल्बम रिलीज से टकराने पर भी सफल होगा। हम केओके को वापसी से रोक नहीं सकते। बुजुर्ग ने सोयोंग को देखा। ओह, वह तेज है। हूहून बुजुर्ग की बातों से चौंक गया। सोयोंग ने कहा, यह मेरी राय है। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप उसे निष्पक्ष प्रतियोगिता दिला सकते हैं? उसकी कठिन ट्रेनिंग याद करते हुए उसने जारी रखा, उसने 6 साल कड़ी मेहनत की हुआ तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना। 6 साल की कठिनाई। फिर पूछा, गो खेलते हो? सोयोंग ने कहा, हाँ, थोड़ा। बुजुर्ग ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा। निर्देशक चोई ने घबराकर पूछा, सर? बुजुर्ग ने गो बोर्ड निकाला। हम गो पर दांव लगाएंगे। सोयोंग हंसे। युवा गायक के भविष्य पर दांव? बुजुर्ग मुस्कुराए। आप तेज हैं। आपके लिए ये जीवन मरण का खेल है, पर मैं बस मजे के लिए खेल रहा हूँ। ये तय करने का तरीका है कि मैं हस्तक्षेप करूं या नहीं। उसने चुनौती से देखा। तो क्या आप में हिम्मत है? सोयोंग ने बोर्ड को चुपचाप देखा। बुजुर्ग ने जारी रखा, अगर आप जीतते हैं तो मैं हर संभव तरीके से मदद करूंगा। उसने कहा। सोयोंग की आंखें चमक उठी। शांत कमरे में उन्होंने सिक्का उछाला। दुसुक ने सफेद, सोयोंग ने काले लिए। बुजुर्ग बोले, आप पहले चलें। आप कितने हैंडीकैप पत्थर चाहते हैं? सोयोंग ने सीधे जवाब दिया, समान खेल। बुजुर्ग को विश्वास नहीं। मेरे साथ समान खेल। सोयोंग ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, यह निष्पक्ष है।
चोई और हु हुन चिंतित देख रहे थे। हु हुन फुसफुसाया, निर्देशक कैसा चल रहा है? चोई बोले, मुझसे क्यों पूछते हो, परेशान अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। ली दुसुक ने बहुत कठिनाई से अपनी स्थिति पाई, इसलिए वह गो में अपना सब कुछ लगा देता है। बुजुर्ग ने शांति से अपना पत्थर रखा। सोयोंग ने बोर्ड को ध्यान से देखा। निर्देशक चोई ने जारी रखा, दूसरे शब्दों में वह गो खेल को बहुत गंभीरता से लेता है। मिनहुन सोयोंग, तुम्हारा खेल ठीक है। निर्देशक चोई ने हाथ बांध ली, लेकिन वह चाल एक गलती है। मैंने वहां सफेद की जगह लेने के लिए एक पत्थर रखा होता। हुहुन ने पूछा, उस चाल में क्या गलत है? निर्देशक चोई ने जवाब दिया, उस लड़के को वो खेलना नहीं आता। हुहुन ने उसका बचाव किया, शायद वह इसमें अच्छा नहीं है। फिर उसे कुछ एहसास हुआ, गो धैर्य की सफेद ने जानबूझकर उसे फंसाया। बोर्ड को देखा, फिर अपनी चाल चली। बूढ़ा भौंके चढ़ाता है, सियोंग ने कहा। मैंने सीखा। हुहुन ने कहा, सियोंग हारा है ना? चोई ने कहा, हाँ, बाल बाल। सियोंग ने बूढ़े आदमी को हार गया, तो मदद नहीं करेंगे? बूढ़ा हिचकिचाया, ठीक है, मैं मानता हूं। निर्देशक चोई स्तब्ध थे। सर, आपका मतलब? बूढ़े ने समझाया। पहले उसने कमजोर होने का नाटक किया, धीरे चालें चलकर मेरी सतर्कता घटाई। फिर उसने अराजक शैली अपनाई, लगातार हमला कर मेरा खेल बिगाड़ा। उसने मेरे कौशल और चालों का अनुमान लगा, उन्हें काउंटर किया। हैंडीकैप के बावजूद वह सिर्फ आधे अंक से हारा। आप कह सकते हैं वह पूरी तरह हार गया। एक क्लिक की आवाज आई। बूढ़े ने बोर्ड की तस्वीर ली और हंसा। बहुत समय बाद ऐसा खेल खेला। कुछ दिनों बाद यून अरिन का सिंगल आया। शुरुआत में परिणाम सामान्य थे, पर ली दुसुक की मदद से सब बदल गया। अरिन की खबरें हर जगह थीं, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर। यून अरिन को शीर्ष गायकों से प्रशंसा मिली। एडोलसेंस को प्रसिद्ध संगीतकारों ने सराहा। एक संदेश आया, अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो एक गो का खेल खेल कर दें। संदर्भ में फोटो में कैप्शन था, हमेशा आपका समर्थन करता हूं। सियोंग ने संदेश देखा और सोचा, मेरे ये और काम। हुहुन ने बियर पीते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान ली दुसुक। फिर लड़के से कहा, तुम पेशेवर गो खिलाड़ी बनो, इतने प्रतिभाशाली क्यों हो? यह अन्याय है, लड़के ने बेपरवाही से कहा। गो मेरा खेल है, इसमें अच्छा क्यों नहीं होऊंगा? मैं इसे करियर क्यों चुनूं? उसने कहा। शुरुआत में मैंने गो चुना क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था। हालांकि उसने कहा, अंदर ही अंदर जोड़ा। और फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। संगीत शो शुरू होने वाला है। निर्देशक पार्क हंसा और बदबुदाया। निर्देशक चोई, प्रेस को रिश्वत देने से अब मदद नहीं मिलेगी। पहला स्थान आमतौर पर छोटे कम झात कंपनियों के गायकों के लिए होता है ताकि उन्हें टीवी पर आने का मौका मिल सके। कार्यक्रम शुरू होते ही प्रदर्शन बिना एमसी परिचय के प्रसारित हुए। दर्शक लगातार जयकार कर रहे थे। खत्म होते ही वे बिना उल्लेख गायब हो जाते। कुछ ही पल बाद निर्देशक पार्क अचानक डर के मारे उछल पड़े। उनका वेग उड़ गया और चिल्लाए, वो यून अरिन नहीं है। मंच पर एक अलग बॉय बैंड था। किम सीपी ने निर्देशक पार्क को अपना नाम चिल्लाते सुना। पसीने से तरबतर वह हकलाया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि उच्चाधिकारी इतना अधिक दबाव डालेंगे। क्यों डरना? दूसरी आवाज ने जवाब दिया। दबाव निर्देशक चोई से ऊपर के किसी व्यक्ति से आ रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं? यह मिस्टर ली दुसुक है। वह दबाव है। संगीत शो पर दोनों एमसी ने कहा, अगला है एओके का कमबैक स्टेज उनके 10वें डेब्यू एनिवर्सरी के लिए और द सूप सुपर और वेली का कमबैक स्टेज। उससे पहले हम सभी को युवा और प्रतिभाशाली गायक यून अरिन के रोमांचक डेब्यू का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने अभी अभी संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। इस सप्ताह की सबसे धमाकेदार और सबसे चर्चित नवोदित गायिका यून अरिन, जिसने अपनी पहली प्रस्तुति से ही सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, अब मंच पर आ रही हैं। उनका प्रदर्शन देखने के लिए सभी तैयार हो जाइए। कितना ताज़ा चेहरा है। ये तो एक बिल्कुल नया ताज़ा चेहरा है। उसकी मधुर आवाज गूंज उठी। तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूं। शायद थोड़ी अजीब प्रस्तुति की वजह से जब उसने गाना शुरू किया तो कमेंट सेक्शन में हंगामा मच गया। मैंने सही सुना क्या? वो आवाज, क्या वो सच है? मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा सोचे। इंट्रो कमाल है। बहुत अच्छा। अविश्वसनीय। इतनी आसानी से उच्च सुर कैसे? डॉल्फिन जैसी।
कैमरे पर उसका इंटरेक्शन रोमांचक। रुको, क्या वो रुकी नहीं? ये डेब्यू स्टेज नहीं लगता स्वाभाविक, जैसे काफी समय से कर रही हो। मुझे लगा ये कमबैक है। ये तो एक डेब्यू है, एक अनुभवी लूकी। फिर दर्शक चिल्लाए, जंग आर्यन। हूहून टीवी पर देखते हुए बोले, शाबाश आर्यन, पूरे 6 साल। यही वह समय था जब जंग आर्यन ने एलएस एंटरटेनमेंट के बेसमेंट से एक अज्ञात ट्रेनी से यह मुकाम हासिल किया। एक बहुमुखी संगीतकार जो किसी भी संगीत को बचा सकती है। फिर एंकर की आवाज गूंजी, मई के पहले सप्ताह के लाइव संगीत शो का विजेता घोषित होने वाला है। शीर्ष स्थान के लिए 2 मजबूत उम्मीदवारों को देखते हैं। पहले उम्मीदवार हैं बेशक हमारे कियोके, और अगली उम्मीदवार हैं जंग आर्यन अपने गीत एडोलसेंस के साथ। ये सुनकर हूहून टीवी के सामने हैरान रह गए और नड़का भी चौंक गया, सोचते हुए मुझे लगा कियोके और द सूप सुपर शीर्ष स्थान के 2 उम्मीदवार होंगे। जंग आर्यन कृपया आगे आएं। दर्शकों और अन्य उम्मीदवारों की नजरों के बीच वह एंकर के निमंत्रण पर आगे आईं। दर्शक फिर से गूंज उठे। जंग आर्यन का चेहरा बहुत प्यारा है। अब वो रूखी दिख रही है, प्रदर्शन से काफी अलग, और उसने द सूप सुपर को भी पीछे छोड़ा और विजेता के लिए उम्मीदवार बनी। कुछ तो संदिग्ध है। क्या ये सब फिक्स है? सच में एक लूकी जिसने अभी डेब्यू किया ऐसा कैसे कह पाई? उसने अच्छा प्रदर्शन किया, पर डेब्यू पर प्रथम के लिए नामांकित होना यह कुछ ज्यादा है। एंकर ने आवाज उठाई, दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ाते हुए। विजेता कौन होगा? आइए स्कोर देखते हैं। डिजिटल स्कोर। बैलेड या गर्ल ग्रुप के गाने अक्सर उच्च डिजिटल स्कोर प्राप्त करते हैं क्योंकि लोग उन्हें आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। बॉय ग्रुप्स बड़े फैन बेस से चार्ट में आते हैं, पर अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हूहून चिंतित होकर बोले, एक ही कंपनी के 2 कलाकार पहले स्थान के लिए नामांकित हुए हैं। हमें फिक्सिंग के आरोप लगेंगे, भले हमने कुछ नहीं किया। बेशक क्योंकि अपवाद है। प्रसारण के अंक, दर्शकों की पसंद के अंक और कुल अंक इस प्रकार हैं। मई के संगीत शो का प्रथम विजेता है। लड़के और हूहून सहित सभी ने सांसें थाम ली जब एनसी ने परिणामों की घोषणा की। अंत में एनसी ने जोर से कहा, जंग आर्यन को बधाई। उस रात के बाद आर्यन की चर्चा बढ़ गई। एक ने लिखा, मैंने पिछला लाइव संगीत शो मिस किया, आज देखा। जंग आर्यन कौन है? कोई इतना खूबसूरत और इतना अच्छा गा कैसे सकता है? एक और ने लिखा, मैंने कुछ नोटिस किया है। सियो कियान भी इस सिंगल के कारण अचानक प्रसिद्ध हो गए। जंग आर्यन भी, लेकिन उनके संगीत को वही गीतकार ने तैयार किया। क्या वह गीतकार मिनाज है जो सब कुछ सुना कर देता है? दोनों पोस्ट के नीचे कई टिप्पणियां थी। अचानक हूहून ने बॉय को बुलाया। अरे मिराज, तुम सच में कौन हो? लड़के ने अनदेखा किया और कहा, मुसीबत मत करो। हूहून ने जारी रखा, क्या? मैं तारीफ कर रहा हूं। बधाई, सब अच्छा हुआ। मैं चिंतित था क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत डायरेक्टर ने कहा कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट करेंगे। लड़का ठहरा, वो तुताया। कॉन्ट्रैक्ट? उसने हूहून से पूछा। जंग आर्यन का क्या? उसने जवाब दिया, हमने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वह शॉर्ट टर्म एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो? यह पहले ही साइन हो चुका है। इस सफलता से उसे कई ऑफर मिले हैं। वह अभी बैंडलिकॉन फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही होगी। आर्यन ने अपनी कार में बैठे हुए सोचा, पहला स्थान नहीं मिला, लेकिन दूसरा स्थान भी बहुत अच्छा है। फिर वह धीरे से बुदबुदाई, बस एक डेब्यू गाने के साथ मैं तो ये कैसे कर लिया? यह अविश्वसनीय है। बैंडलिकॉन फेस्टिवल सियोंग सिटी का वार्षिक संगीत महोत्सव है। त्योहार के टिकट मुश्किल से मिलते हैं और अक्सर महंगे बेचे जाते हैं। यह वो मंच है जहां हर प्रसिद्ध गायक, चाहे स्थापित हो या नया, प्रदर्शन करना चाहता है। अचानक बारिश हुई, लोग हलचल में आ गए। बारिश क्यों हो रही है? एमसी ने रेनकोट पहने हुए कहा, खराब मौसम के बावजूद आने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा है। खराब मौसम की स्थिति में दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मविली, फिबिन, पार्क हंसू, थॉट और शिनशिन के प्रदर्शन रद्द कर दिए गए हैं। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। दर्शक असंतुष्ट थे। एक व्यक्ति चिल्लाया, क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरे ने कहा, मैंने इन टिकटों के लिए बहुत पैसे दिए हैं। एक समूह ने श्राप दिया, धिक्कार है। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया?
उन्हें पता है कि मास्टर निम्स तस्वीरें लेने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वे कुछ चाहते हैं तो हम प्रचार के लिए तस्वीरें लेते हैं, फिर भी वे हमें ऐसे ट्रीट करते हैं। एक रिपोर्टर ने सोचा, मौसम ने केवल बारिश बताई थी, रद्द क्यों किया? अचानक एक मीठी आवाज गूंजी, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। अजीब डिलीवरी से रायू बारिश की परवाह न कर मंच पर जोश से गा रही थी। गीतों ने गूंजा, माफ करना गलत समझा, जलन रोक ना सकी। भी उसकी आवाज से बुदबुदाने लगी, क्या वो वही गायिका नहीं जिसे मैंने संगीत शो में देखा था? वो सच में प्रसिद्ध है। गाने का नाम क्या है? ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी भारी बारिश में क्या यह खतरनाक नहीं? यह जोखिम भरा लग रहा है। लगता है बाकी गायक चले गए हैं। यह अद्भुत है। रायू इस मौके के लिए आभारी थी, सोचते हुए, भले ही मैं किसी और गायक की जगह हूं, मैं बहुत आभारी हूं। खराब मौसम के बावजूद मेरा गाना सुनने वाले दर्शकों का धन्यवाद। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे इस मंच पर खड़े होने का मौका दिया, भले ही मैं सिर्फ एक अनजान कलाकार हूं। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे दिखाया कि बारिश के बाद धूप आएगी। जापान में एक व्यस्त सड़क पर उतरने वाला था। हुनी ने खुशी से अपनी बाहें फैलाईं और चिल्लाई, जापान, जापान, हुनी यहाँ है। पिता ने देखा, हाथ हिलाया, कहा, हुनी, लोग देख रहे हैं। फिर लड़के से कहा, हुन साम, खड़े मत रहो, बहन को रोको। लड़के ने जापानी में कहा, मैं उसे नहीं जानता। वह परिवार के साथ यात्रा पर था, पर काम पर ध्यान था। लगता है गायक नामी ने मुझे लीदुसुक से मिलने के बाद देखा। उन्होंने मुझे निजी डिनर पर बुलाया। उनके परीक्षण के बाद मेरा अनुबंध अपग्रेड हुआ। उससे मुझे अच्छी नौकरी मिली। उवुन ने कहा, घर ढूंढने में मदद करता हूं। लड़के ने शांत होकर सोचा, कोई जरूरत नहीं, मैंने कई घर खरीदे। जापान में हमारी पहली परिवार यात्रा थी। हुनी ने किमोनो पहनकर पोज लिया। वह मुस्कुराई और बोली, दादा। फिर उसे शांत से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें तस्वीरें लेना नापसंद है? लड़के ने हकलाते हुए कहा, यादें सिर्फ तस्वीरों में रहती हैं। फिर उन्होंने साथ में चेक इन फोटो लिया। लड़के ने सोचा, हमने साथ में एक मजेदार दिन बिताया, समय को पूरी तरह भूलकर। अपनी आउटिंग खत्म करने के बाद तीनों ट्रेन में सवार हुए। हुनी और मुंसू एक दूसरे पर झुक गए और सो गए। लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया, मन में सोचते हुए, मैंने पहले ऐसा परिवार के साथ यात्रा करना। फिर वह चुपचाप खुश हुआ। ये कितना अच्छा है। दृश्य परिवर्तन एक रिकॉर्ड स्टोर में। सैम ने कप पकड़ा, रिकॉर्ड देखा, सोचा, कितने विनाइल रिकॉर्ड्स। वो मुड़ा और एक आदमी को वाद्य यंत्र बजाते देखा। उसने सोचा, कॉन्ट्राबास, 5 स्ट्रिंग। वह उस जगह को घूरता रहा, सोचते हुए, रिकॉर्ड्स को ऐसे दिखाना, वह संगीत प्रेमी होगा। आदमी। उसे देखकर वह हकलाते हुए बोला, अरे, ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं बज रहा? लड़के ने सोचा, शायद ये कॉन्ट्राबास खराब है। उसने आदमी से कहा, मुझे ट्यून करने दो। आदमी ने पूछा, क्या तुम कॉन्ट्राबास वादक हो? लड़के ने बेफिक्री से जवाब दिया, पेशेवर नहीं, पर बजाना जानता हूं। आदमी ने चिंतित होकर उसे तारों को समायोजित करते हुए देखा और पूछा, रुको, क्या तुम इसे परफेक्ट पिच पर ट्यून कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, उन्हें शायद ही परफेक्ट पिच पर ट्यून संगीतकार ने सोचा, क्या उसे बजाना आता है? कॉन्ट्राबास लड़के ने तारों की ओर इशारा कर कहा, इसलिए उसे सामान्यतः बी पर ट्यून करते हैं, पर परफेक्ट पिच पर ट्यून करना अधिक दिलचस्प है। ट्यूनिंग खत्म कर वह जाने मुड़ा। जाने से पहले उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी प्रस्तुति का इंतजार कर रहा हूं। आदमी ने उसकी पीठ की ओर देखा और सोचा, परफेक्ट पिच पर कॉन्ट्राबास बजाना आसान नहीं है। उसने गहरी सांस ली और संगीतकार ने बजाना शुरू किया। ध्वनि सुनकर सबने मुड़कर देखा। धुन सुनकर सबको सुकून महसूस हुआ। लड़का अपनी सीट पर लौट आया और आदमी की ओर देखा। उसने सोचा, वो व्यस्त मवेशी तकनीक मुझे लगा कॉन्ट्राबास खराब है। आदमी ने आंखें बंद कर धुन महसूस की। लड़का मुस्कुराया, सोचा, बात वापस लूं। ताइची आया, संगीतकार से बोला, अब मेरी जरूरत नहीं। हाँफते हुए बोला, अद्भुत है। सोयंग के पिता के सपने में आवाज गूंजी, भगवान, मैं धर्मपरायण जीवन जीऊंगा, परिवार को समर्पित। मुझे एक और मौका दें पापों का प्रायश्चित करने का। अचानक धमाका हुआ। लोग चिल्ला उठे, कोई कार में है। मैन 6 स्तब्ध था। लोग चिल्लाए, 119 को कॉल करो, जल्दी। सड़क पर एक बेहोश शरीर पड़ा था जो खून बहा रहा था। अचानक एक आवाज आई, काम के लिए अच्छे से खाओ, है ना? वो मैन सिक की पत्नी थी, सड़क पर बेहोश।
लोग उसे देख फुसफुसाए। आवाज आई, अच्छा है। पत्नी मुस्कुराई, अंगूठा दिखाया, बोली, शादी करूंगी, दिन में 3 बार खाना बनाऊंगी। मैनसिक सपने से जागा, चेहरा डर से भर गया, चीख पड़ा। पिता चीखते हुए खांसे। सोयम ने पास खड़े होकर हथलाकर पूछा, पिताजी, आप ठीक हैं? एक फ्लाइट अटेंडेंट जांचने आई। अचानक घोषणा हुई, विमान इंचियोन पहुंच गया है। होटल पहुंचकर हानि ने खिड़की से बाहर का दृश्य देखा। उत्साह से बोली, वाह, हन नदी का दृश्य शानदार है। मुड़कर खुश होकर कहा, सोचा यात्रा खत्म, आज रात यहीं रुक रहे हैं। लड़के और पिता ने अनदेखा किया। पिता ने चिंतित होकर हाथ जोड़कर लड़के से कहा, यह घर के बहुत करीब है, क्यों होटल में रुकें? हान स्वयं। लड़का अपना सूटकेस पकड़े हुए जवाब दिया, लेकिन यह शानदार अपार्टमेंट होटल जैसा नहीं है पिताजी। हानि उत्साह से कमरे में दौड़कर बोली, ये होटल इतना बड़ा क्यों है? ये घर जैसा है। मैंने ये बस फिल्मों में देखा है। लड़के ने पूछा, पसंद है? उसने दरवाजा खोला और कहा, हाँ, बहुत है। हम फिर ऐसी जगह पर कब रहेंगे? अचानक उसे कुछ देखकर आश्चर्य हुआ। उसने मुंह ढका और बोली, ओह भाई। हानि की आवाज कांपी। उसने पुकारा, भाई। लड़का कुर्सी पर बैठा। मैंने सुना। उसने कमरे की ओर इशारा करते हुए भ्रमित होकर पूछा, मेरी सारी चीजें यहां क्यों रखी हैं? लड़के ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, क्योंकि यह अब हमारा अपना घर है। वह विश्वास न कर सकी और फिर पूछा, यह अद्भुत जगह हमारा घर है? वह और उसके पिता बाहर का नजारा देख खुश हुए। लड़के ने उन्हें खुश देख मुस्कुराया। अतीत में एक दोस्त लड़के के पास आया और पूछा, क्या आपने अपना अगला प्रोजेक्ट चुन लिया? लड़का खिलता हुआ बोला, हाँ, मेरे पास एक विचार है। वो बोला, मैं एक सोलो एल्बम बनाना चाहता हूँ। उसे पिता की याद आई, जो लेटे हुए गीतों को असहजता से देख रहे थे। उसने कहा, अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। पत्र में लिखा था, नमस्ते, मैन रिकॉर्ड्स आपकी कंपनी को शुभकामनाएं सहयोग के लिए है और इसमें पूर्ण गोपनीयता आवश्यक है। विषय ये है। मैनेजर ओक ने पत्र पढ़कर पूछा, टीम 2 का दस्तावेज टीम 1 को क्यों मिला? अचानक निर्देशक आया और चिल्लाया, क्या गपशप कर रहे हो? तेज आवाज से लड़का घबराकर हकलाया, निर्देशक पार्क। निर्देशक ने गुस्से में कागज छीनकर चिल्लाया, तुरंत रिपोर्ट करो। ये कैसे चलती है? निर्देशक ने पत्र देख कहा, ये क्या है? मैन रिकॉर्ड्स। लड़के ने थोड़ी चिंता से कहा, शायद ये गलती से यहां आ गया है। उसने आगे कहा, वे टीम 2 के एचएस से सहयोग चाहते हैं। निर्देशक ने गंभीरता से कागज को पास लाकर देखा। लड़के ने सोचा, सियोचिनी का जापान कॉन्सर्ट टूर शुरू हुआ और उस गीतकार का नाम एक जापानी रिकॉर्ड लेबल तक पहुंच गया। लड़के ने अपनी गर्दन खुजनाई और निर्देशक को देखते हुए सोचा, निर्देशक पार्ट परेशान है कि यूनालोन असफल नहीं हो रहा है। वह निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों तक स्टाफ को परेशान करेगा। निर्देशक ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तो मैन रिकॉर्ड्स एचएस को ढूंढ रहा है। टीम 1 के सभी गीतकारों को सूचित करो। निर्देशक ने गर्व से आगे इशारा करते हुए कहा, कुछ प्रभावशाली डेमो तैयार करो। लड़के ने आश्चर्य से कहा, लेकिन निर्देशक, मैन रिकॉर्ड्स ने विशेष रूप से टीम 2 के एचएस का नाम लिया है। निर्देशक ने उसे बीच में रोका, मैनेजर, हमारी टीम के गीतकार क्या प्रतिभाशाली है। एचएस सिर्फ एक भाग्यशाली लड़का है, फर्क नहीं पड़ता, गाना अच्छा हो बस। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा, खासकर मैम रिकॉर्ड्स जैसी बड़ी कंपनी के लिए। अतीत से लेकर अब तक, चाहे वह मेरा पिछला जीवन रहा हो या यह वर्तमान जीवन, मैं केवल धन कमाने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था और धन कमाने के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहा था। लेकिन यह एल्बम मेरे लिए एक बहुत बड़ी और वास्तविक चुनौती है। मैं हारा, सैन ने कहा। त्यागपत्र देंगे? बूढ़े ने कहा। खेल खत्म नहीं हुआ। त्यागपत्र का क्या मतलब? बूढ़ा बोला, बस इंतजार करो। अगर खेल छोड़ दुनिया को देखें तो समाधान मिलेगा। लड़के ने उनके शब्द सुनकर आश्चर्य से उन्हें देखा। बूढ़े आदमी ने गोबोर्ड को देखते हुए कहा, जीवन बहुत विशाल है, क्यों खुद को सीमित कर रहे हो? लड़का विचारों में खोया था। उसने निराश होकर कहा, समय समाप्त हो गया सर। बूढ़ा आदमी चौंक गया और कहा, इतनी जल्दी? मुझे लगा वो भ्रमित था। वो मेरे लिए सिर्फ एक खेल है, जीत हार का।
संगीत की रचना करना भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे अपने पिता का चिल्लाना याद आया। उसने हकलाते हुए पूछा, पापा, आप ठीक हो? माँ सड़क पर बेहोश पड़ी थी, खून बह रहा था। उसने सोचा, पापा अभी भी यहीं है। उसने खुद को वाद्य यंत्र बजाते देखा और सोचा, अपराध बोध से पीड़ित। तभी सड़क पर एक आवाज आई, एचएस, कौन है वो? ड्राइवर पीछे मुड़कर कहता है, वो एलएस एंटरटेनमेंट का नया गीतकार है। सुना नहीं? ड्रू हुई ने कहा, एचएस या एलएस, जो भी हो, आप जानते हैं मैं उसकी पहचान नहीं पूछ रहा, है ना? उसने ठुड्डी पर हाथ रखा, बाहर देखते हुए कहा, एक अनजान गीतकार मेरे साथ, ओह ड्रू हुई, सोलो एल्बम पर काम करना चाहता है। एक गीतकार के सोलो एल्बम में क्या खास? ज्यादा से ज्यादा ये बस एक फीचरिंग है। उसने गुस्से से कहा, कुछ हिट्स में ही वो घमंडी हो गया है, उसे कहो कि वो चला जाए। दृश्य बदला। चीको स्टूडियो में संगीत सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ओह, क्या इसे अस्वीकार करें? हेडफोन पहने गंभीर चेहरे के साथ वे बोले, सुनकर मैं समझ गया क्यों। उन्होंने ताल पर उंगलियां थपथपाईं। उन्होंने सोचा, यह वही गीत है जिसे मैं खोज रहा था। दृश्य बदला। एक कंपनी में एक आवाज गूंजी, आज की बैठक यहीं खत्म होती है। हूबुन गुस्से में थे, नसें उभर आई थीं। उन्हें लगा, यह निराशाजनक है। डायरेक्टर पार्क, जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने को तैयार है, उसे परवाह नहीं कि उसके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब से मैंने उसकी असली प्रकृति जानी, उसे देखकर असहज महसूस होता है। आज की बैठक में वह निर्देशक की चापलूसी करता रहा। पार्क ने ताली बजाते हुए कहा, धन्यवाद डायरेक्टर, मैन रिकॉर्ड से सहयोग की अनुमति देने के लिए। हूहून तेजी से चलने लगे। उनका गुस्सा भड़क रहा था। उन्होंने सोचा, मैन रिकॉर्ड्स टीम 1 के साथ सहयोग हमारी टीम 2 में मिनहुई सायांग है, एक हिट निर्माता। वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया और कहा, बेशक, हिट निर्माता सायांग। सायांग, जो संगीत बना रहा था, मुड़ा। सायांग ने हेडफोन उतारे, सोचा, हिट निर्माता। हूहून ने दरवाजा बंद कर उदास होकर कहा, सोचा था गायक मना करेंगे। ओह, हम मना कर देते हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ मिस्टर मून बेओमची ने सहयोग किया। सायांग हैरान था। वह मुड़ा, हकलाते हुए बोला, सच में? हूहून ने उसे देखते हुए कहा, आश्चर्य क्यों? वही है जिसके साथ तुम सहयोग करना चाहते थे, है ना? सायांग का चेहरा भ्रम और आश्चर्य से भरा था। सायांग ने सोचा, मून बेओमची संग सहयोग मेरा पुराना सपना है। अपने पिछले जीवन में मैंने उन्हें 5 सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना था। उसने ची के साथ इस पर चर्चा करते हुए गंभीर चेहरा बनाया और सोचा, और मैंने भी कई सहयोग प्रस्ताव दिए हैं। ची, जो उसके सामने बैठा था, ने अपने हेडफोन उतारे, अपने फोन की ओर देखा और कहा, लगता है आपने इस गाने में बहुत दिल लगाया है। इसमें आपकी विशिष्ट शैली है। बहुत अच्छा। यह निश्चित रूप से बस लोकप्रिय होगा, इतना ही। उसने जोड़ा, हम मेल नहीं खाते। माफ करना, हूहून ने सायांग से कहा, तुम मिस्टर से डरते हो क्या? मून बेमची। सायांग ने आंखें बंद कर बेबस होकर जवाब दिया, डर नहीं, बस आश्चर्य है कि जिसे मैंने सोचा था उसने स्वीकार कर लिया। हूहून हंसते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। वह एक कदम पीछे हटा और पूछा, तुम्हें लगा कि वह स्वीकार नहीं करेगा? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अलग सोचा। वैसे भी तुम्हारी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जल्दी जाओ। सायांग दरवाजे के सामने खड़ा, हाथ जेब में डाले घूर रहा था। उसने सोचा, मुझे लगा यह मून बेमची है। यह निर्देशक च्यो नामी निकला। उसकी नजर दृढ़ थी। उसने दरवाजा खोला और सोचा, मुझे लगा निर्देशक मेरे पीछे आएंगे जब मैंने सोलो एल्बम बनाने का फैसला किया। नामी ने उसे दरवाजे पर देखकर खुशी से कहा, नमस्ते। उसने पूछा, आप शायद जानते हैं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ना? उसने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे लगता है आपके लिए सोलो एल्बम बनाना अभी बहुत जल्दी है। उसने आगे कहा, हालांकि आपके कुछ हिट्स हैं, वह शिष्टाचार से बात कर रहा है और आपको अपने ब्रांड को और विकसित करने की जरूरत है। सायांग ने सोचा, उसका मतलब आपके पास कुछ बना सकते हो तो करो। सायांग अभी तो मेरे कान में मीठी बातें कह रहा था। अब थोड़ी मतभेद से वह इतनी जल्दी रवैया बदलता है। निर्देशक वर्तमान में लौटते हुए सायांग ने खुशी से कहा, शायद जल्दी है, पर कभी कभी गैर व्यावसायिक चीजें ही सबसे व्यावसायिक होती हैं। नामी ने कहा, तुम फिर शब्दों से खेल रहे हो। सायांग ने तुरंत नकारा। नहीं, उसने जारी रखा, क्या तुम सुनहरे अंडे देने वाली हंस की कहानी जानते हो?